दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखा मिल जाएगा और ऐप आपको डाउनलोड कर लेना। अगर दोस्तों आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, यूके, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर या फिर जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये ऐप जो है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये आपके लिए है। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें और वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। आज हम द्विवेदी युग को पढ़ने वाले, इसके पहले दोस्तों हमने भारतेंदु युग को पढ़ा आधुनिक काल में। आज अपन द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। द्विवेदी युग में आपको बताना है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया वो किसके नाम पर किया गया, ये आपको चयन करना है। ठीक है, तो सभी साथी ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से उत्तर बताएंगे। द्विवेदी युग नामकरण किया है तो किसने किया है बताइए, है ना, किसके नाम पर किया गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तब आपका यहां पर बिल्कुल द्विवेदी युग नामकरण किया गया ये आपसे पूछा गया और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दोस्तों द्विवेदी युग का नाम पड़ा और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको पता है कि द्विवेदी युग के श्रेष्ठ दोस्तों कवि लेखक माने जाते हैं। और द्विवेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे, सरस्वती पत्रिका के दोस्तों ये संपादक बने थे। कब बने थे, 1903 में। और सरस्वती पत्रिका यानी कि दोस्तों 1900 ईस्वी से ही द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है, 1900 ईस्वी से। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इनके द्वारा दोस्तों रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं और इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप, ये सभी इनकी दोस्तों रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है यहां पर। अब आप पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है दोस्तों सैरंध्री के रचनाकार कौन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फिलहाल यहां पर तो आपको उत्तर दिख रहा होगा कि सैरंध्री के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो उत्तर है आपका मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सैरंध्री के रचनाकार कौन है। सैरंध्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। सैरंध्री नाटक किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। इनके द्वारा रचित नाटक है रंग में भंग, राजा प्रजा, है ना, ये आपको याद रख लेना दोस्तों। वन वैभव, विकट भट्ट, ब्रहणी, ब्रजांगना, है ना, बैतालिक, शक्ति, स्वदेश, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, इनको याद रख लेना है। और सैरंध्री भी किसकी है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, बी नंबर आपका मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहां पर अब चयन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी रचना अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध आपको पता होगा दोस्तों, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि और लेखक माने जाते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था प्रिय प्रवास, आपको पता है ना। और आपसे अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास, है ना। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रसकला कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, ये भी आपको याद रख लेना, कृष्ण शतक। ठीक है, तो यहां पर अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, यहां पर आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि वैदेही वनवास तो इनकी रचना है।
चुभते चौपदे भी इनकी रचना है, चौके चौपदे भी इनकी रचना है। कौन सी नहीं है? विचित्र विवाह है। विचित्र विवाह इनकी रचना नहीं मानी जाती और उत्तर चला जाता है ए की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श, है ना, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, ये सारी की सारी मानी जाती हैं दोस्तों इनके, है ना। चौके चौपदे, पारिजात भी है, ठीक है, रस कलश भी इनका ग्रंथ है। ये हरिऔध जी के ग्रंथ माने जाते हैं, इनको आपको याद रख लेना, ठीक है। हाँ, ये विचित्र विवाह है आपका, बिल्कुल सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें दोस्तों कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, तो वो बताना है कि वो कवि कौन सा है। 4 विकल्प है हमारे सामने, जल्दी से लिख बताना है आपको कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार कौन सा है जिसे कविता, कामिनी, कांत कहा जाता है, जिसे भारतेंदु, प्रज्ञेंदु कहा जाता है, जिसे साहित्य सुधाकर कहा जाता है। 4 विकल्प हैं दोस्तों। पहला है नाथुराम शर्मा शंकर, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको पता है कि कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से जो सम्मानित किया गया वो किया गया नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर को, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, इन्हें साहित्य सुधाकर कहा जाता है, इन्हें कविता, कामिनी, कांत कहा जाता है, यानी कि उत्तर कहां चला जाता है? एक की तरफ, ठीक है। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथुराम शर्मा शंकर को कविता, कामिनी, कांत, है ना, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया, ये भी याद रख लेना। और अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों यहां पर याद रख लेना, ये सिद्धराज है, हिडिंब है, जय भारत भी है, ये कृषक क्रंदन की रचना नहीं है, यानी कि आपका उत्तर डी की तरफ जाता है। डी नंबर कृषक क्रंदन आपका सही हो जाएगा। कृषक क्रंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, है ना, तरंग, करुणा तथा कादम्बिनी, ये सभी मानी जाती हैं, है ना। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, हिडिंबा, सिद्धराज, हिंदू बैतालिक तथा पंचवटी आदि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिलीशरण गुप्त की। लेकिन कृषक क्रंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है ना। बोले कृषक का क्रंदन गया, कृषक का क्रंदन गया, गया तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगला आपको बताना है कि मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। महाभारत संबंधी कौन सी नहीं है पूछा है यहां पर। तो वन वैभव नहीं है, शक्ति, सैरंध्री या फिर कवसंहार। प्रश्न क्रमांक 6 और 6 में आपको चयन करना है। 6वें का आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत संबंधी नहीं है तो कौन सी नहीं है बताइए। 4 विकल्प है, चौथा विकल्प सैरंध्री है ना, चौथा विकल्प सैरंध्री है। और दोस्तों 3 विकल्प आपको दिख रहे होंगे, वन वैभव, शक्ति, है ना, और दोस्तों कवसंहार और सैरंध्री। तो यहां पर आपको इतना याद रखना है कि जो ये शक्ति है, शक्ति ये दोस्तों महाभारत संबंधी नहीं है और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर बी की तरफ, है ना। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो बी नंबर बिल्कुल राइट, है ना, वेरी गुड, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर हम देखेंगे कि मैथिलीशरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं, जबकि वन वैभव, वक्संहार, सैरंध्री महाभारत संबंधी रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, काव्योपवन। सुरभि जी बिल्कुल, हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। जो भी साथी जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी पीजीटी, टीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूकेएलटी की,
वो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के दोस्तों, जूनियर टेट एग्जाम के, मास्टर कैडर एग्जाम के, तो इसकी फीस रखी है दोस्तों अभी आपको 1200 रुपए, ठीक है। तो इस फीस में आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को क्रमबद्ध कर सकते हैं। हरियोध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उत्तर चला जाता 1909। 1909 यानी सी नंबर, है ना। काव्योपवन सी नंबर 9 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियोध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है और हरियोध द्वारा रचित काव्य है प्रिय प्रवास, सभी को पता है। पारिजात, है ना, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक इनकी पहली रचना है। प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुपदे चौपदे, है ना। और दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं मानी जाती हैं इनकी अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की। अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पर चयन करना है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। किसके साहित्य को बताइए, 8 का प्रश्न बताना है। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर आधुनिक युग। प्रश्न क्रमांक आपका 8 नंबर आपको चयन करना है, 8वां नंबर। प्रश्न क्रमांक 8 में, और 8 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग यानी बी नंबर, ठीक है। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, ये आपका द्विवेदी युग बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विवेदी युगीन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके ख्याति लब्ध संपादक हुए, ये भी आपको याद रख लेना दोस्तों, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ऐसे भी घुमा के पूछ लिया है आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। 4 विकल्प हमारे पास हैं और सभी को लगभग पता है कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी में अयोध्या से उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित 17 सर्गों का प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इस प्रबंध काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है ना। इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, ये याद रख लेना हरियोध जी के प्रिय प्रवास में, इसको सभी याद रखेंगे। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर ए अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं, बताइए किस कृति में संग्रहित हैं। विख्यात जीवन व्रत हमारा कौन सी कृति में संग्रहित है दोस्तों, ये 4 विकल्प आपको चयन करना है। तो विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था और आत्मा अमर है देह नश्वर ए अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं, तो 4 विकल्प हैं, साकेत, है ना, सिद्धराज, भारत भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आपका राइटिंग सही हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा भारत भारती। भारत भारती में ये दोस्तों विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। ये जो पंक्तियां हैं ये भारत भारती की पंक्तियां हैं और भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, है ना, याद रख लेना। राष्ट्रीय काव्यधारा की रचना है, इसी रचना की प्रसिद्धि के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई, ये भी आपको पता होगा।
है ना। उपर्युक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रहित है। 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैत्री शरण गुप्त हैं। याद रख लेना, मैत्री शरण गुप्त का उपनाम कभी अगर आपसे पूछा जाए तो इनका उपनाम मधुप था। क्या नाम उपनाम था? इनका उपनाम था दोस्तों मधुप। किसका? मैत्री शरण गुप्त का। और इन्हें दद्दा भी कहते थे। क्या? दद्दा। ठीक है, ये राष्ट्रकवि थे। राष्ट्रकवि इन्हें दोस्तों मैत्री शरण गुप्त की जो भारत भारती इसकी प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, है ना। और इनका उपनाम क्या था? मधुप। और दद्दा भी इनका उपनाम था। कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं। द्विवेदी युग की कविता है तो कौन सी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कविता है ना। प्रकृति चित्रात्मक है, नव जागरण परक है, या फिर नारी चेतनात्मक है? बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 11 है। 11 में द्विवेदी युग की कविता बताना है। कविता है तो किस प्रकार की है, या कविता की विशेषता है तो वो किस प्रकार की विशेषता है? द्विवेदी युग की कविता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता, है ना। इतिवृत्तात्मक यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाया जाता है। इतिवृत्तात्मक का नहीं होता है दोस्तों वस्तु वर्णन, है ना। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कहा जाता है द्विवेदी युग को। ठीक है, अगला है मैत्री शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, है ना। इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? बताइए। भारत भारती में, रंग में भंग, या फिर द्वापर, या फिर साकेत में? आपको पता है दोस्तों, है ना, बोले सर राम के साथ तो सीता वनवास गई थी, है ना, लेकिन लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं गई थी। और ये इतिहास उपेक्षित नारी मानी जाती हैं दोस्तों, है ना, कि राम की सीता और राम का वियोग तो सबने देखा, लेकिन उर्मिला और लक्ष्मण का वियोग किसी ने नहीं देखा। यानी कि इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया गया, तो वो पुस्तक है साकेत, है ना। साकेत मैत्री शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और ये राम काव्य पर आधारित महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, याद रख लेना। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, और मैत्री शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैत्री शरण गुप्त कृत साकेत है ना। और भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, बिकट भट्ट, ये बिकट आया, बिकट भट्ट कई बार एग्जाम में पूछी गई ये रचना। झंकार, विष्णु प्रिया भी पूछी गई, किसकी रचना है? ये भी मैत्री शरण गुप्त की मानी जाती है ना। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो क्या नाम है? बताइए। द्विवेदी युग का एक और क्या नाम है? संक्रांति काल इसे कहते हैं, संधि काल कहते हैं, गद्य काल, या फिर जागरण सुधार काल कहते हैं। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 13 में आपको उत्तर चयन करना है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम आपको बताना है और उत्तर चला जाता है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल यानी आपका जो सी नंबर है जागरण सुधार काल, वो बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल या चारण काल नाम दिया, है ना। ये तो रामकुमार वर्मा की थी। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। एक क्वेश्चन भी कई बार आया है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो गद्यात्मकता की, काव्यात्मकता की, इतिवृत्तात्मकता की, या फिर वैचारिकता की? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? बताइए। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, ये उत्तर आपको बताना है। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों काव्यात्मकता। ये बी नंबर सही हो जाएगा। यहां पर
ये डी नहीं होगा। काव्यात्मकता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है ना। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गद्यात्मकता, वैचारिकता द्विवेदी युग प्रधान प्रवृत्तियां रही हैं। गद्यात्मकता भी रही है, वैचारिकता भी रही है ना, इतिवृत्तात्मकता भी रही है। नहीं रही तो कौन सी नहीं रही? काव्यात्मकता नहीं रही। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर। ठीक है, वी राइट आंसर हो जाएगा, काव्यात्मकता। ठीक है, राजपूतियान की कथा है तो कौन सी है? किस रचना में राजपूतियान की कथा है, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। राजपूतियान की कथा, राजपूतियान की कथा है तो कौन सी है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत? राजपूतियान की कथा है, आपको चयन करना है। बताइए, प्रश्न क्रमांक है आपका, है ना, यहां पर दोस्तों 15, और 15 में राजपूतियान की कथा कौन सी रही? ये 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर रंग में भंग ये राजपूतियान की कथा रही है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं, रंग में भंग, है ना। अब यहां पर आते, अगला क्वेश्चन अपना है यहां पर, राजपूतियान की कथा रंग में भंग, है ना, काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ की रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, और गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों, जयद्रथ वैद्य इनकी रचना है ना। किसान इनकी रचना है, किसान, है ना, किसान भी इनकी रचना है। विकट भट्ट इनकी रचना है। यशोधरा, भारत भारती, साकेत, गुरुकुल, है ना। विष्णु प्रिया, एक कई बार पूछी गई, विष्णु प्रिया की रचनाकार कौन है? तो ये भी आपको याद रख लेना। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ये आपको चयन करना है। करिए, 4 विकल्प हैं और साकेत का मुख्य संबंध बताना है किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, या फिर लक्ष्मण और सीता के? तो साकेत की कथा का मुख्य जो संबंध है वो किसके चरित्र से के विकास से जुड़ा है? सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, और ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है कोर्स में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जहां पर आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ाई जाएगी, जहां पर आपको हिंदी साहित्य भी, विस्तृत अध्ययन प्लस की वीडियो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। साकेत में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि 1931 की तो ये रचना है साकेत, है ना। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई, है ना, और इसकी कथा वस्तु राम और सीता का ना होकर दोस्तों उर्मिला और लक्ष्मण की है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर आपको चयन करना है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? और यहां पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध ये क्या है? ये क्या देख, ये बोलो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ये दोस्तों प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के एक भेद होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। यहां खंड काव्य दिया है, हम खंड काव्य ही लगाएंगे, ठीक है, सी नंबर लगाएंगे, सी नंबर खंड काव्य है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा दोस्तों क्या कहलाती है? एक खंड काव्य कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का इसमें वर्णन किया गया है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, है ना, तरु शिखा पर थी अब गरजती कमलिनी, कुल कब बल्लभ की प्रभा। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, दिवस का अवसान समीपता। ये दिवस का अवसान समीपता, ये पंक्ति आपको बताना है कि पंक्ति किससे है दोस्तों? आंसू से है, परिवर्तन से, किसान से, या प्रिय प्रवास से? यानी कि
किस रचना से लिया गया है? बताइए, ये पंक्ति किस रचना से ली गई है, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 में, दिवस का अवसान समीप था, है ना, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया। और दिवस का अवसान समीप था, बोले किसके दिवस का? बोले प्रिय प्रभास, प्रिय के प्रभास का दिवस का अवसान समीप था। याद रख लेना, प्रिय प्रभास आपका सही होगा। प्रिय प्रभास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, है ना। इसमें 17 सर्ग हैं प्रिय प्रभास में, ये भी याद रख लेना। और ये दोस्तों किसकी रचना है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, है ना। उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध दोस्तों द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, और इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। किसे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध को। इन्होंने दोस्तों निःशुल्क नागरी प्रचारणी सभा और साहित्य की सेवा के लिए इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी, है ना। 1914 ईस्वी में रचित प्रिय प्रभास 17 सर्ग इसमें माने जाते हैं। इसको आपको याद रख लेना दोस्तों। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? तो बताइए, 4 विकल्प हैं, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा या फिर पाली भाषा। किस भाषा को उतारकर दोस्तों खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? वो ऐसे दोस्तों कवि कौन थे, ऐसे लेखक कौन थे? तो वो लेखक कौन थे दोस्तों, ये भी आपको पता है कि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। लेकिन किस भाषा को उतारा था इन्होंने? तो ब्रज भाषा को दोस्तों सिंहासन से उतारकर, कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य थे वो द्विवेदी, है ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये आपको याद रख लेना है कि द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अतिरिक्त प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य, है ना, में प्रतिष्ठित हो गई थी दोस्तों। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु कविता की भाषा अब भी ब्रज भाषा ही बनी रही, है ना। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव जिला झांसी, बताइए, चिरगांव जिला झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक है आपका 20 का आंसर आपको बताना है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का तो नहीं है, किसका है बताइए। और उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सर चिरगांव जिला झांसी, चिरगांव में जन्म हुआ था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, जिनकी रचना भारत भारती के लिए 1912, ये दोस्तों 1912 की इसको याद रख लेना। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया याद रख लेना ये दोस्तों। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के कहा हुआ था? होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था, है ना। सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। और पंत जी का जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश, है ना, अल्मोड़ा जिले में हुआ था, अल्मोड़ा उत्तराखंड, है ना, अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना, जो अब उत्तराखंड में आता है अल्मोड़ा जिला के कोसानी गांव, ठीक है। अब यहां पर आपको सुमेलित करना है प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय या फिर पथिक। बताइए प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है, रंग में भंग की रचना किसने की, मृत्युंजय किसकी रचना है, और दोस्तों पथिक के रचनाकार कौन है। ये 4 कूट आपसे दिए हैं। 4 कूट में से प्रिय प्रवास तो आपने कई बार पढ़ा। प्रिय प्रवास यानी कि दोस्तों हरिऔध की रचना, महाकाव्य है ना, 1914 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। रंग में भंग तो आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। अब आपको पथिक बताना है, तो पथिक के रचनाकार तो कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, है ना। मानसी स्वप्न पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और मृत्युंजय के रचनाकार कौन है, ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किसकी है, हरिऔध की, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय
राय देवी प्रसाद पूर्ण और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ये क्लियर, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है। हरिओत जी की अन्य रचनाएं चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, वैदेही बनवास, है ना। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग है, ये भी आपको याद रख लेना। पथिक, पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है। ठीक है, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना कई बार पूछी गई। अब दोस्तों यहां पर आपसे रचना काल की दृष्टि से पूछा गया कि रचना काल की दृष्टि, रचना क्रम की दृष्टि से बताइए कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप जरूर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो चयन करिए रचना काल की दृष्टि से। और रचना काल की दृष्टि से इसका सही जो उत्तर है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। ये दोस्तों आपका प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन, ये माने जाती है, बिल्कुल सही है। इनके बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे कि प्रिय प्रवास का रचना काल 1914, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1943, है ना। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास, और कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की रचना है। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना। और दोस्तों आपको पता है कि हिंदी में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का जो दूसरा स्तंभ माना जाता है वो साकेत महाकाव्य माना जाता है। राम काव्य पर आधारित महाकाव्य है दोस्तों, इसको अपन को याद रख लेना है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर चयन करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहां पर चयन करिए, ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन। आपको बताना है कि करते करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, है ना, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताइए। ये उक्त पंक्ति किसी करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको बताना है। और ये पंक्ति है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, है ना। उक्त कवियों की रचना, पंक्तियों के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की निम्न कृतियां भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, झंकार, झंकार भी इनकी रचना है। ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति मानी जाती है, पूछी गई है कई बार। और अगला क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया, इतिवृत्तात्मकता के बारे में आपसे पूछा जाता है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और दोस्तों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। जिन भी साथियों को जूनियर टेट एग्जाम के लिए कोर्स में एडमिशन लेना है, जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स में एडमिशन लेना है, तो फीस मात्र 1200 रखी गई है। 1 साल तक वैलिड रहेगा ये आपका कोर्स, है ना। तो आप अध्ययन कर सकते हो। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है, उत्तर चला जाता है द्विवेदी युग की, है ना। इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है वस्तु वर्णन, है ना। और वस्तु वर्णन द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वैदेही बनवास के लेखक कौन है, आपको चयन करना है। 25 का उत्तर आपको बताना है। वैदेही बनवास, और अपन ने पढ़ी है दोस्तों, है ना, कौन कौन सी पढ़ी है, पारिजात पढ़ ली, कृष्ण शतक पढ़ ली, रसकलश पढ़ ली, प्रिय प्रवास पढ़ ली, वैदेही बनवास पढ़ ली, चौके चौपदे पढ़ ली, चुभते चौपदे पढ़ ली। ये सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, है ना। ये सारी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया इनके लिए। और दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, याद रख लेना, ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी वैदेही बनवास इनकी रचना है और कई बार पूछी भी गई है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का समय बताना है, द्विवेदी युग की सीमा बताना है दोस्तों। द्विवेदी युग का काल क्या था, इसका चयन आपको करना है। सभी लोग राइट जरूर कर देना, सभी लोगों को राइट जरूर करना है। ठीक है, और दोस्तों है ना, पूरा आपको राइट यहां पर करना है। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है, ये उत्तर आपको बताना है। जल्दी से बताएं अनीता जी, एक ही प्रश्न में थोड़ी बैठे रहेंगे अपन लोग, है ना। बताइए आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, और जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो बुक से भी पढ़ सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में
द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है, तो वो माना जाता है 1900 से दोस्तों, यहां पर विकल्पानुसार जो है वो 1900 से 1918, वैसे 1900 से 1920 भी माना जाता है। याद रख लेना, क्योंकि 1918 से छायावाद का उदय हो जाता है, इसलिए विकल्पानुसार अपन उत्तर लगाएंगे 1900 से 1918, यानी कि डी नंबर। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, ये प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है। द्विवेदी युग का कवि कौन सा है, ये बताइए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, है ना, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न क्रमांक 27 बताइए, द्विवेदी युग का है तो कौन सा है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, ये आपको चयन करना है। तो द्विवेदी युग का कवि कौन सा है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है क्या, है ना, राधा कृष्णदास है, जसवंत सिंह है, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग का कवि कौन सा है, 4 विकल्प हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है आपको साथियों, है ना, और आपको विस्तृत अध्ययन पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाना है। तो एक ही कोर्स में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। मात्र एक कोर्स आपको 1200 रुपए में दोस्तों, एडमिशन इसमें आप ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। और द्विवेदी युग का कभी आपसे पूछा गया तो आपने बता दिया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और उत्तर चला जाता है डी की तरफ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, कौन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। इनको अपन को याद रख लेना है। और यहां पर दोस्तों याद रख लेना है, बद्रीनारायण चौधरी की बात करें तो इनका पूरा नाम था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि ये प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में, आपको पता होगा, है ना। राधा कृष्णदास का 1865 में। भारतेंदु युग के ये कवि माने जाते हैं, जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, यानी कि ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। इनको भी याद रख लेना। जसवंत सिंह तो आपको पता ही है, इनकी भाषा भूषण रचना है और ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों की रचनाकार कौन है, बताइए। चौपट चपेट और मयंक मंजरी, बढ़िया प्रश्न है। चौपट चपेट मयंक मंजरी नाटकों के रचनाकार आपको चयन करना है। किशोरी लाल गोस्वामी है, बाबू राम कृष्ण वर्मा है ना, या फिर मथुरा प्रसाद चौधरी, या फिर रूप नारायण पांडे हैं। तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी के रचनाकार आपको बताना है। तो चौपट चपेट, बोले सर चपेटा खेलते हैं, किशोर किशोरियां चपेटा, आपने देखा होगा गांव में, है ना, एक खेल होता है चपेटा, है ना। तो चपेटा और मयंक मंजरी ये किशोरी लाल गोस्वामी जी के नाटक माने जाते हैं, और उत्तर चला जाता है आपका एक ही तरफ। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना होता है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ बताना है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 और 29 द्विवेदी युग के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे, यानी कि आपका सी बिल्कुल सही है। और मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना, है ना। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते श्रीधर पाठक, लेकिन स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो हैं वो कौन है, मुकुटधर पांडे, है ना। और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार भी माने जाते हैं, ये चीज भी आपको याद रख लेना। और हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। एक अर्थों में इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। कानन कुसुम एवं पूजा के फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रस कलश किसकी रचना है, ये उत्तर आपको बताना है दोस्तों, यानी कि रस कलश के रचनाकार कौन है, ये आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर मैथिली शरण गुप्त। रस कलश किसकी रचना है, ये सभी लोग आंसर बताना है। कुरैशी जी बताइए, रस कलश के रचनाकार कौन है। आपको पता है कि कृष्ण शतक दोस्तों, कृष्ण शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पहली रचना मानी जाती, कौन सी, कृष्ण शतक। और ये जो रस कलश है ये भी रचना किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इनकी रचना, ये रचनाएं दी है रस कलश की रचनाकार
है ना, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की, भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त, प्रेम पचेसी गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है, हरिऔध श्रीधर पाठक तथा मैथिलीशरण गुप्त आदि ये द्विवेदी है ना मंडल के कवि माने जाते, द्विवेदी युग के कवि माने जाते। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है, ये बताना है दोस्तों। मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है, ये आपको चयन करना है। सभी लोग आंसर चयन करेंगे और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर का आपको बताना है। और मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है प्रबंधकार के रूप में। प्रबंधकार के रूप में यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधकार के रूप में। इसको याद करेंगे है ना। मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, हिडिंबा, विष्णु प्रिया, इस सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, मैथिलीशरण गुप्त की। इन रचनाओं को याद करना है दोस्तों। मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, नायिका प्रधान कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना है। पंचवटी नहीं है, विष्णु प्रिया नहीं है, या फिर यशोधरा या साकेत नहीं है। इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे, चयन करें सभी लोग, क्या हो जाएगा। मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना आपको बताना है, कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, ये रचना आपको चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही है, मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, उत्तर सही है दोस्तों, पंचवटी। ठीक है, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, है ना। इन रचनाओं को आपको याद रखना है। और ये जो रचना है दोस्तों मैथिलीशरण गुप्त की, जो पंचवटी रचना है, ये पंचवटी रचना क्या नहीं मानी जाती, नायिका प्रधान नहीं है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर आपको चयन करना है यहां पर। ठीक है, बी नंबर, ये नायिका प्रधान नहीं मानी जाती, ये आपको याद रख लेना। यशोधरा आपको पता है दोस्तों, यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है, ये भी पता है। ठीक है, इनका दोस्तों खंड काव्य माना जाता है यशोधरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है कि मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। गुप्त जी के बारे में सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे। बताइए, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको चयन करना है, बताइए। हर्षदीप जी, सुरेंद्र अहिरवाल जी, रतन जी, सरोज जी, दारसू जी, खुरेसी जी, हाँ चयन करेंगे सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको चयन करना है। क्या उत्तर सही हो जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर, ये रचनाएं आती हैं। पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर रचना आती है। यहां पर याद रखना है दोस्तों, इनकी पंचवटी रंग में भंग 1909 मानी जाती है। ठीक है, जयद्रथ वध 1910 मानी जाती है, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 25, हिंदू 27, है ना, और विकट भट्ट 1929। ये क्रम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ये पूछी जाती है। गुरुकुल 1929 में, झंकार 1929, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 52 और विष्णु प्रिया 1957 मानी जाती है। तो ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, सभी लोग याद करना, रक्षित शर्मा जी, रीता जी। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, रंग में भंग बताना है।
बताइए, जल्दी से लिखना है, कुछ नहीं हुआ है। मीनाक्षी जी, रतन जी, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता बताना है। 1 इंच मुस्कान, है ना, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की 1 इंच मुस्कान मानी जाती है। ठीक है विशाल जी, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता आपको चयन करना है। देवेंद्र जी, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता आपको चयन करना है और उत्तर सही हो जाएगा आपका क्या, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त यानी कि सी नंबर सभी लोगों को पता है, रंग में भंग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सी आपने जो चयन किया है बिल्कुल राइट आंसर है। रंग में भंग नामक कृति राजपूतानी आनबान। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों कि निम्न में से बताइए कि राजपूतानी आनबान की कथा पर आधारित कौन सी रचना है, तो वो है दोस्तों इनकी रंग में भंग। रंग में भंग ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, वेरी गुड। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है और मैंने आपको बताया भी था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, ये चयन करिए कौन माने जाते हैं। कविता कौमुदी, उद्धव चरित्र, प्रिय प्रवास या फिर लोकायतन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य सभी लोग बताएंगे और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रिय प्रवास, है ना, प्रिय प्रवास यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कल्पना जी, ओम प्रकाश जी, हर्षवी जी, सी नंबर आपका। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं दोस्तों, कौन माने जाते हैं महाकवि, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, 1914 ईस्वी में अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो महाकवि कौन होंगे, जो महाकाव्य लिखेगा, यानी कि उत्तर कहां चला जाएगा, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है, वैदेही वनवास, है ना, या फिर पथिक, भारत भारती या फिर रसक रंजन। कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, ये आपको चयन करना है, कौन सा नहीं है बताइए। शिवानी सिंह जी, रीता जी, ज्योति जी, पार्टी होगी बिल्कुल, सभी को आमंत्रण सभी को जाएगा। कुरैशी जी, है ना, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो ये नहीं माना जाता रसक रंजन। कौन सा नहीं माना जाता, रसक रंजन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी आपका सही है। ठीक है, आप सभी लोग उत्तर देंगे, है ना, सी नंबर रसक रंजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यहां पर आते दोस्तों, रसक रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है, तो ये भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1912 में रचित काव्य ग्रंथ भारत भारती है। ठीक है, जिसमें गुप्त जी ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की स्वर दिया है और इसी कारण भारत भारती रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा ठीक है जब्त कर लिया गया था। और दोस्तों, राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है ये कौन सा, वैदेही वनवास और पथिक रामराज त्रिपाठी की एक काव्य कृति है। इनको आपको याद रख लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों, काहे कि अब आपको बात करना है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग आपसे पूछा गया, तो ये उत्तर सभी लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे अब। ठीक है, उत्तर आपको बताना है और भी दूसरे कमेंट आपके नहीं आने चाहिए अब। ठीक है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या होता है, तो उत्तर चला जाता है, कौन सा है दोस्तों, नवम। नवम सर्ग होता है, नवम सर्ग ये जो है ये सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना जाता है और उत्तर आपका हो जाता है डी नंबर, डी नंबर। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान देंगे कमेंट में उत्तर बताने का, कौन कौन गलत बता रहा हम पूरा देख रहे हैं। साकेत महाकाव्य सर्वाधिक मार्मिक नवम सर्ग माना जाता है साकेत का। ठीक है, साकेत महाकाव्य है और रामचरितमानस के बाद दोस्तों ये दूसरा महाकाव्य है, दूसरा महाकाव्य राम काव्य पर आधारित।
ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है, ये याद रखना है। और दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा बताना है कौन सा है। पथिक है, कनुप्रिया, वासव दत्ता या फिर चौके चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सभी लोग बताएं। और उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौके चौपदे, है ना, चौके चौपदे, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है तो वो ग्रंथ है चौके चौपदे, और सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी आपने जो बताया बिल्कुल राइट आंसर है, चौके चौपदे। रस कलश, वैदेही बनवास, चुभते चौबते, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, ये सारी की सारी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। किसकी मानी जाती हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ की। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। इनको भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया जाता है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर आपको बताना है। श्रीधर पाठक, हरिओ, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः बताइए प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प है दोस्तों। मैंने आज बताया था आपको कि द्विवेदी युग के जो माने जाते हैं संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि वो माने जाते हैं कौन? कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, यानी सी नंबर आपका मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध, है ना, ये सारी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। किसकी मानी जाती हैं? अपने मैथिली शरण गुप्त साहब की। अब आपको भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, ये उत्तर आपको बताना है। बताइए, तो यहां पर सीधा सीधा है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो आपका उत्तर हो जाता है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ना। तो उत्तर कौन सा होता है? विकल्प नंबर वी, ठीक है। भारत भारती 1912 इसका रचना काल, और इसी रचना के कारण, इसी रचना की राष्ट्रीय भावना के कारण दोस्तों जो है किसको? गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, रत्नाकृत गंगा उतरण। रत्नाकृत गंगा उतरण आपको बताना है किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकृत गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया, ये आंसर बताना है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गंगा उतरण के रचनाकार कौन है, तो गंगा में अवतरण लेने वाला बोले सर रतन ही होगा कोई, ठीक है। तो ये 41 का आंसर बताना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों कोर्स में, वो एडमिशन लें, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको क्या करना है? प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, और दोस्तों लग जाना है अपनी पढ़ाई में। ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स में एडमिशन लेना है तो कोर्स में एडमिशन लीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी व्यवस्थित करिए, पढ़ाई करिए। जूनियर टेट वाले हों, है ना, या फिर दोस्तों अपने टीजीटी, पीजीटी, यूकेएलटी वाले या मास्टर कैडर वाले हों, सभी। तो ये गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया, ये आपसे पूछा गया, तो आपने लगाया है रोला। रोला यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा उतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, और ये किस छंद में की? रोला छंद में, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, है ना, रोला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? बताइए, किस कवि में मिलता है आधुनिक काल के? भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ये आपको बताना है। 42 का आंसर बताना है, ठीक है। प्रयोगवाद के पूरे वीडियो आएंगे। सेकंड बैच का जो टेस्ट है प्रयोगवाद के आपको पूरे वीडियो पढ़ना है। 17 तारीख को सेकंड बैच का टेस्ट होगा, है ना। और भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो वो कवि है दोस्तों कौन? मैथिली शरण गुप्त, है ना। मैथिली शरण गुप्त, यानी कि उत्तर चला जाता है डी की ओर।
ठीक है। द्विवेदी युगीन जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं दोस्तों, है ना, इनकी रचनाओं में भी भक्त सूरदास की भांति ग्रस्त जीवन का सुंदर वर्णन मिलता है, इसको आपको याद रख लेना है ना। ये सारी की सारी रचनाएं तो आपको पता ही है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आपको बताना है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, कौन सा युग था जो सबसे महत्वपूर्ण था हिंदी भाषा के मानकीकरण। आपने देखा होगा दोस्तों कि खड़ी बोली की जो पूर्ण प्रतिष्ठा हुई वो हुई कब हुई, द्विवेदी युग में, है ना। काव्य की रचना, काव्य की भाषा भी बन गई, है ना, और दोस्तों गद्य की भाषा भी बन गई, कौन सी, खड़ी बोली। आपने देखा होगा, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, तो वो युग था द्विवेदी युग। कौन सा युग था, द्विवेदी युग, और बी नंबर आपका द्विवेदी युग बिल्कुल सही हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। याद रखोगे हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से दोस्तों द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी वर्तनी, शुद्धता, उचित शब्दों, ब्राह्म चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिया करते थे, ठीक है। और भारतेंदु युग को नव जागरण युग के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता है दोस्तों। गद्य का विकास काल माना जाता है, प्राय सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रख लेना, भारतेंदु युग में। और हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है, मुक्तक छंद का, ठीक है। और परंपरा में दोस्तों हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है, ये तो आपको पता ही है, मुक्त छंद का, ठीक है। किसान की रचनाकार कौन है, किसान, बताइए किसान की रचनाकार कौन है। 44 का उत्तर सभी लोग लाइक करेंगे, जो भी हमारे साथी हैं दोस्तों। यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया, आप बढ़िया तैयार करिए, है ना। यूपी टेट में जो हिंदी पूछी जाती है, हिंदी की रचनाएं पूछी जाती हैं, उन रचनाओं को मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया है, आप लोग पढ़ते रहिए। उन रचनाओं में दोस्तों किसान की रचनाकार आपको बताना है, तो किसान के रचनाकार माने जाते हैं कौन, बोले सर किसान मैथी बोता है। क्या बोता है गीतिका जी, मैथी बोता है, मैथी, है ना। तो मैथी से बनेगा मैथिली शरण गुप्त, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि किसान मैथी बोता है तो मैथिली शरण गुप्त, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका सही है। रंग किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, है ना, पिलासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, ठीक है, यशोधरा, ये सारी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। और ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं गुप्त जी। राष्ट्र कवि भी इन्हें कहा गया, और राष्ट्र कवि इन्हें दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना 1912 में जो प्रकाशित हुई थी वो रचना, ठीक है, उसके कारण दोस्तों इन्हें प्रसिद्धि के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने दी थी राष्ट्र कवि की उपाधि, वो दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। साकेत में कितने सर्ग हैं, बढ़िया प्रश्न है। साकेत दोस्तों 1931 का इसका रचना काल है ना। साकेत में बताना है इसका नवम सर्ग बड़ा मार्मिक सर्ग माना जाता है, उर्मिला और लक्ष्मण से संबंधित दोस्तों ये बहुत ही मार्मिक सर्ग है, इसको भी आपको याद रख लेना है। अब आपको बताना है, उत्तर बताना है कल्पना जी कि साकेत में कितने सर्ग हैं, ये उत्तर आपको चयन करना है। चयन करिए सभी लोग, साकेत में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 15, 11, 7 या फिर 12। तो आपको पता है कि सर अगर साकेत में पूछे हैं तो साकेत में 12 सर्ग हैं, अगर कामायनी में पूछा जाता तो 15 सर्ग हैं, अगर प्रिय प्रवास में पूछा जाता तो 17 सर्ग हैं, है ना, और रामचरितमानस में पूछा जाता तो 7 सर्ग हैं, है ना। ये हमेशा पूछे जाते हैं। कामायनी में 15 सर्ग, साकेत में 12 सर्ग, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग, है ना, और रामचरितमानस में 7 सर्ग। ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा इनके लिए तैयार रहना है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है। अगर आपसे कभी महाकवि भी मैंने आपको बताया कि कभी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए तो महाकवि के लिए भी रीनू जी, आकाश जी, विजय जी तैयार रहना है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ऐसा पूछा गया। जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना हिंदी साहित्य में आप ले सकते हो, मस्ती से पढ़ाएंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, कभी आपको नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हंसते हंसते, है ना, और मुस्कुराते मुस्कुराते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हिंदी साहित्य हो कितना याद गया है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय
प्रिय प्रभास बी नंबर। यहां तो केवल अपन प्रैक्टिस से पढ़ते हैं दोस्तों, टेस्ट लगाते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, है ना। बाकी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों। कहां पर? ऐप में विस्तृत भी पढ़ाया जाता है, ट्रिक से भी पढ़ाया जाता है, सारी चीजें। प्रिय प्रभास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता, इसके रचयिता हरियोध माने जाते हैं, है ना, ये भी याद रख लेना। साकेत महाकाव्य दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। और लोकायतन महाकाव्य के रचयिता भी कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों जो है इनकी रचना जो पल्लव है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है वो क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालीमा को मेट दो, है ना, निज देश को जीवन सहित तन मन धन, है ना, तथा धन भेंट दो। वैस्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या किलेश का। ये उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाए? ऐसी कौन बात करेगा दोस्तों अंग्रेजों के समय? ऐसी कौन बात करेगा जिसमें दम होगी? जो राष्ट्र की दोस्तों राष्ट्र भावना से लिखेगा वो ही करेगा, है ना। तो राष्ट्र भावना से लिखने वाले जो कवि थे वो कवि थे कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती रंग में भंग विकट केल इनकी अन्य रचनाएं हैं तथा ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है ना। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रिय की सुदिसी ए सरिताएं ए कानन कांतार, है ना, सुसज्जित में तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं बताइए? ये काव्य पंक्तियां आपको चयन करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की हैं, रामनरेश त्रिपाठी या फिर लाला भगवान दीन की। ऐसे कौन से साथी हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? आप ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों। जल्दी दोस्तों फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जानी है ना, हिंदी साहित्य की। दोस्तों रोज अपन 20 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज में तैयार करवा रहा हूं, वो तैयार आपको रोज एक फ्री सभी के लिए उपलब्ध होगी। रोज 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी, है ना। तो जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो जरूर कर लें, फायदा ही होगा आपके लिए, है ना। जिनको कोर्स में एडमिशन लेना वो कोर्स में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। और यहां पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाता है। पंक्तियां त्रिपाठी जी की हैं, त्रिपाठी जी, है ना। और त्रिपाठी जी की रचना ये आपको याद रख लेना, मिलन, सत्रा, पथिक, है ना, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी। कविता कौमुदी भी आपको याद रख लेना। अभी तक आपने रचनाएं पढ़ी होंगी कि सर मिलन, मानसी, पथिक, स्वप्न, ये रचनाएं तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन अब कविता कौमुदी भी आपको पता होनी चाहिए कि कविता कौमुदी भी दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी की रचना मानी जाती है। इसको सभी लोग याद रख लेना, ठीक है। तो मिलन, पथिक, है ना, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, है ना, और दोस्तों कविता कौमुदी। आपसे कई बार पूछा गया कि कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो कविता कौमुदी के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी, है ना। और दोस्तों क्या होता है, ये रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता कौमुदी और रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के, ठीक है। बहुत बढ़िया। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, हरिओम जी क्या बात है। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, बिल्कुल देखो भैया, है ना, कौन रोक सकता है आपको। स्वप्न देखो, है ना, बिल्कुल देखो, क्योंकि फ्लैशबैक शैली में देखते होंगे। स्वप्न कौन सी शैली में देखते? बोले सर हम फ्लैशबैक शैली में देखते हैं। हरिओम जी देख रहे हैं अपना, है ना। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? 49 का उत्तर चयन करिए, बताइए। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था, ये बताना है। मानकीकृत के लिए बताना है और उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर बताना है। और उत्तर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था, तो वो किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने हिंदी के मानकीकृत पर दोस्तों विचार किया था, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। जो भी हमारे साथियों है ना हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया और आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात की थी। एक क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से बताना है आपको कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, बताइए। चार विकल्प नहीं दिए जाएंगे आज आपको ही उत्तर बताना है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। थोड़ा सा आपसे कर लें, डिस्कशन कर लें, आज बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत हंसा है और हंसवाया भी बहुत है, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, संस्थापक बताना है। सरस्वती पत्रिका के बारे में बात हो जाए, सबसे पहले ये दोस्तों काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में ये प्रयाग से, है ना, बाद में ये प्रयाग से प्रकाशित हुई, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, ये उत्तर आपको चयन करना है। तो कौन बता रहा है, सबसे पहले चिंतामणि घोष, है ना, बहुत बढ़िया, चिंतामणि घोष आपका बिल्कुल सही है। चिंतामणि घोष इसके इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। देखो कुछ लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाए जा रहे हैं, भैया क्वेश्चन समझना है, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन में कंफ्यूज है बहुत सारे लोगों में, है ना। हमने पूछा संस्थापक कौन थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए चिंतामणि घोष, संस्थापक थे। अब आपसे पूछा कि प्रथम संपादक कौन थे, प्रथम संपादक कौन थे, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, है ना, प्रथम संपादक कौन थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाबू श्याम सुंदर दास प्रथम संपादक थे। और आपसे पूछा जाएगा कि 1903 में संपादक कौन बने थे, तो उत्तर क्या लगाओगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तीन क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होते हैं, कभी संस्थापक पूछ लिया जाता है तो आप संपादक लगा के आते हो, कभी संपादक पूछ लिया जाता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा के आते हो। ऐसा नहीं करना है अब आपको, है ना। संस्थापक पूछे तो संस्थापक लगाना चिंतामणि घोष, संपादक पूछे तो संपादक लगाना है दोस्तों प्रथम संपादक में श्याम सुंदर दास, और 1903 में कौन बने थे, तो क्या बताओगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर दोस्तों आती है एक पंक्ति और आपसे पूछी जाती है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत मानी जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 50, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, है ना। सभी लोग कंफ्यूज नहीं होना, चिंतामणि घोष में, श्याम सुंदर दास में और महावीर प्रसाद द्विवेदी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है अधिकार खोकर बैठे रहना, है ना, यह महादुष्कर्म है, और दोस्तों न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको चयन करने, पंक्ति कहां से ली गई है ये बताइए, कहां से ली गई ये पंक्ति। दोस्तों ये सही उत्तर आपको चयन करना है, और आपने चयन किया है कि सर उत्तर हो जाएगा जयद्रथ वध। क्या हो जाएगा, जयद्रथ वध आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये जो पंक्ति है ये जयद्रथ वध, है ना, ये आपको याद रख लेना। और ये जयद्रथ वध के रचनाकार भी कौन माने जाते हैं, बोले सर मैथिली शरण गुप्त, है ना। मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये जयद्रथ वध, और द्वापर और कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी ये दिनकर की रचना है। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, रश्मिरथी के रचनाकार कौन है, तो आप बताते हो दिनकर, है ना। और एक और कंफ्यूजन है, रश्मि, है ना, रश्मि रचना किसकी है, तो रश्मि रचना दोस्तों महादेवी वर्मा की है, और रश्मिरथी रचना किसकी है, तो ये दिनकर की है। कंफ्यूज नहीं होना, है ना। इनकी जो रश्मि रचना है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती है, किसकी, महादेवी वर्मा की रश्मि रचना बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद में ऐसा कौन सा कवि है जो दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित था, ऐसा कौन सा रचनाकार है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित थी महादेवी वर्मा, और उनकी कौन सी रचना प्रभावित थी, तो वो थी रश्मि, है ना। अपन ने इनकी पढ़ी है ना दोस्तों, निहार रश्मि नीरजा, है ना, और सांद गीत दीपशिखा, ये सारी रचनाएं आती महादेवी जी की। और उनकी दोस्तों यामा पढ़ी है अपन ने, यामा जो रचना पढ़ी है दोस्तों इनका काव्य संग्रह माना जाता है। और 1982 में यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, बोले सर एकमात्र महिला, एकमात्र लेखिका जिन्हें की दोस्तों
किसी पुस्तक के लिए, किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो लेखिका थी कौन सी थी? महादेवी वर्मा। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी साहित्य में एकमात्र लेखिका जिन्हें की किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो एकमात्र लेखिका थी महादेवी वर्मा, जिन्हें यामा के लिए मिला था 1982 में। सबसे पहले 1968 में मिला किसे? चिदंबरा के लिए, जो कि दोस्तों पंत जी की रचना थी। फिर उसके बाद 1972 में मिला दोस्तों किसे? उर्वशी के लिए। और उर्वशी रचना किसकी थी? दिनकर जी की। और एक उर्वशी काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की भी है, उर्वशी एक दिनकर की भी है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। और 1978 में मिला था कितनी नाव में, कितनी बार के लिए? और 1982 में मिला था किसे? महादेवी वर्मा को, यामा के लिए। इन सारी को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? बताइए। 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 51 का आंसर आपको चयन करना है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सभी लोग बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा। ये पंक्ति कहां से ली गई दोस्तों? और ये पंक्ति आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। यानी कि बी नंबर आपका मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही आंसर है। जिन भी साथियों ने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है ना? बी नंबर आपका राइट आंसर। हम कौन थे, ये समस्याएं, है ना, सभी वाक्य पंक्तियां मानी जाती हैं दोस्तों गुप्त जी की। और प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 और 4 में आपको पता है, 4 में बताना है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम चयन करना है। जो भी हमारे साथी जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक लास्ट में बहुत अच्छी टिप्स भी दूंगा, है ना। पढ़िए और निरंतर अध्ययन करिए। ये क्लास रोज अपनी 9 बजे होती है दोस्तों। हिंदी साहित्य की कंटिन्यू 1 साल से चल रही है और 1 साल तक आगे तक चलती रहेगी, ठीक है। पढ़ते रहिए। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, कोर्स में एडमिशन लीजिए। मात्र 1200 रुपए कोर्स की प्राइस अपन ने रखी है, जो दोस्तों सभी के लिए ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि 3-3, 4-4 हजार आपको हिंदी साहित्य में लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अपना क्या चलता है यहाँ पर, बोले सर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र चलता है, ठीक है। तो 1200 रुपए में आप दोस्तों आज ही एडमिशन लें और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई चालू कर दें, जहां पर आपको टेस्ट भी, व्याकरण भी, है ना, ट्रिक भी, विस्तृत अध्ययन भी, सब कुछ, ठीक है। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम है जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। ये इनकी दोस्तों क्रम माने जाते हैं। जयद्रथ वध 10, पंचवटी 25, यशोधरा 32, है ना, और विष्णुप्रिया 57, ये माने जाते हैं। तो इनके लिए तो बोले सर हम तैयार थे पहले से, है ना। तो ये याद रख लेना दोस्तों। कभी कभी जयद्रथ वध की रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा ये खंड काव्य माना जाता है, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर याद रखेंगे कि विष्णुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो विष्णुप्रिया याद रख लेना। कई बार दोस्तों कंफ्यूज होते लोग, बोले सर रसिक प्रिया केशव दास, है ना, रसिक प्रिया केशव दास। और दोस्तों विष्णुप्रिया ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की कवि प्रिया के रचनाकार भी कौन माने जाते हैं? केशव दास, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आज अपने पढ़ा, है ना। अब आपके लिए थोड़े से कुछ मैं पूछ लेता हूं। आज अपन ने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ लिया है। द्विवेदी युग के कुछ और प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे, है ना, कि द्विवेद खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? ये तो आपको पता ही है, प्रिय प्रवास है, सभी को पता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के दोस्तों रचनाओं में इनकी रचनाएं दोस्तों ली जाती हैं कि चुभते चौबते है इनकी, पद्म प्रसून है, चौके चौपदे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी थी? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी थी? जल्दी से बताइए। ये महाकवि कहे जाते हैं, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। चयन करिए और कमेंट में लिखिए फटाक से। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर बताता है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी थी? कमेंट में लिखना है। भारत भारती तो सभी को पता है, लेकिन हरिऔध के बारे में आपको बताना है कि कौन सी रचना प्रथम थी। प्रथम कौन सी थी ये बताइए। और प्रथम रचना के बारे में पूछा गया, तो प्रथम रचना कौन सी थी हरिऔध जी की? बताइए। मंजू यादव जी, रविंद्र जी, करम संधू जी, रश्मि सिंह जी, बताइए। सुनील शर्मा,
सीता देवी जी। बहुत बढ़िया आंसर आया है। कुछ लोग रस कलश बता रहे हैं, रस कलश नहीं बताना है, अपन को बताना है दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की जो रचना थी वो रचना कौन सी थी? कृष्ण शतक। कौन सी रचना थी? कृष्ण शतक। इसको याद रखेंगे। कृष्ण शतक रचना थी दोस्तों किसकी? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की, और ये प्रथम रचना मानी जाती है इनकी, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। कृष्ण कलश नहीं थी इनकी पहली थी कृष्ण शतक। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना थी हरिऔध जी की। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, है ना? किसे? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध को। याद रख लेना हरिऔध जी के बारे में। और दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हैं? बताइए, दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये आपको चयन करना है। कल सुबह 9:30 बजे पूरा द्विवेदी युग की एक पूरी क्लास आएगी दोस्तों। सुबह 9:30 बजे मैराथन क्लास आएगी, है ना? उसको भी आप देखें। पूरा द्विवेदी योग के लिए आपको प्रेषित किया जाएगा। एक बार में द्विवेदी योग को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सुबह 9:30 बजे जो क्लास आती है उसके दौरान। ठीक है, तो दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो बोले सर ये पंक्तियां तो हैं हरिऔध की। किसकी हैं? हरिऔध, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है। दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति हरिऔध की है, और उत्तर हो जाता है ए नंबर। ठीक है, ये जिन्होंने बताया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। लेकिन दोस्तों इस प्रिय प्रवास के लिए रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना, है ना? ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना, सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको दोस्तों क्या करना है? प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस अगर डाउनलोड कर लेते हो तो दोस्तों आपके लिए कोर्स भी लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का। बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा कोर्स अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कोर्स दोस्तों सब तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना? तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है। यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।